हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत। हम जो पढ़ रहे थे जिसके अंतर्गत अब तक यानी कि भारत का वैभवपूर्ण अतीत, और भारत के वैभवपूर्ण अतीत के अंतर्गत जो अब तक यानी कि एक तरह से हमारे भाग है वो 20 कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम भाग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका भाग 21वां 21। हमारा जो यानी कंटेंट चल रहा था वो चल रहा था इस चैप्टर का सिंधु सरस्वती सभ्यता, और सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंतर्गत जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसकी आर्थिक उपलब्धियां, इकोनॉमिकल अचीवमेंट, वो आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। इनके एक तरह से इकोनॉमिकल जो लाइफ है वो पढ़ेंगे, और जो इनके यानी कि एक तरह से ट्रेड रिलेशन है यानी कि व्यापारिक संबंध है वो भी अपन आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नाम देखें अपन यहाँ पर कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है वो अत्यंत विकसित अवस्था में था। सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसका जो आर्थिक जीवन है वो कैसा है, अत्यंत ही विकसित अवस्था में था। आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार थे। कि आर्थिक जीवन है उसके यानी कि अपन देखेंगे पुराने बातों के अंदर तो यानी कि चार ही मुख्य यानी कि एक तरह से अपने को बात देखने को मिलती थी, कृषि और पशुपालन। कि कृषि, पशुपालन और शिल्प यानी कि आपके छोटे उद्योग हो गए, और व्यापार यानी कि एक तरह से इस सभ्यता के लोग यानी कि एक तरह से अपन बात करें तो घोड़े से परिचित थे। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा यानी कि एक तरह से आपका पाषाण काल, स्टोन एज हो गया, वहां पर घोड़े की किसी प्रकार की हमको जानकारी नहीं थी। लेकिन जब अपन इसको पढ़ते हैं सिंधु सिविलाइजेशन को, तो यानी कि सभ्यता से लोग हैं वो घोड़े से भी परिचित थे। सुरकोटड़ा व रणघुंडई के घोड़े के अवशेष हमको यानी कि घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव के अंदर कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलता है अपने को सुरकोटड़ा व रणघुंडई से। उसी के अनुसार एसआर राव है, एसआर राव के अनुसार रंगपुर व लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली है। एसआर राव क्या कहता है कि रंगपुर और लोथल है वहां पर घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां हमको मिली है। वहीं वीएस वाकणकर के अनुसार जब वह कच्छ के रण में सरस्वती नदी का शोध अभियान कर रहे थे तो सरस्वती नदी तट पर अनेक स्थानों पर उनको घोड़े की अस्थियां मिली है। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि जो यानी कि एक तरह से सिंधु सरस्वती सभ्यता है जिसका आर्थिक जीवन की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित अवस्था में था। आर्थिक जीवन के जो प्रमुख आधार थे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, शिल्प हो गया और व्यापार हो गया। यानी चार क्षेत्रों में इसको अपन बांटेंगे। कृषि हो गया और पशुपालन दोनों एक साथ हो जाएगा आपका, शिल्प यानी कि आपका उद्योग व्यवसाय हो जाएगा, और व्यापार यानी कि आपका व्यापार वाणिज्य हो जाएगा। यहाँ के इस समय के लोग घोड़े से भी परिचित थे। तो घोड़े के बारे में यानी कि अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो सुरकोटा और रणघुंडई से। घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिलती है रंगपुर और लोथल से। वहीं सरस्वती नदी के अंदर यानी कि एक तरह से उसके नदी के तट पर भी हमको घोड़े की अस्थियां मिली है। फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं इसके कृषि कार्य की। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग थे वो कृषि से यानी कि काफी एक तरह से यानी कि एक तरह से वो परिचित थे। कृषि कार्य काफी इससे पहले समय से यानी कि स्टार्ट हो चुका था, ये कृषि का कार्य करते थे। जिसके अंदर प्रमुख इनके अगर अपन फसलों की बात करें तो गेहूं ये उगाते थे, जौ उगाते थे। मोटे अनाजों के अंदर ये ज्वार, दाल, मटर, रागी, सांबा, कपास, खजूर व तिल व चावल भी यानी कि एक तरह से ये उगाते थे। जब हमने खुदाई का कार्य किया, उत्खनन कार्य किया, तो खेत के अंदर यानी कि खेत हैं वो जो यानी कि खेतों की जुताई की जाती थी उसके लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। खेतों की जुताई है वो किससे की जाती थी, आपके लकड़ी के हल से यानी कि की जाती थी। कालीबंगा की जो प्राक हड़प्पा सभ्यता, प्राक यानी कि आप जानते हो ना प्राक इतिहास, वैसे यानी कि प्राक हड़प्पा अवस्था में आड़ी व तिरछी हल रेखाओं से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कि जो कालीबंगा की प्राक हड़प्पा सभ्यता है वहां पर हमको यानी कि एक तरह से आड़ी व तिरछी हल रेखाओं से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जो यानी कि एक तरह से अपन बात करें यहाँ पर कि आड़ी और तिरछी यानी कि एक तरह से एक ही समय के अंदर एक ऐसे हो जाएगी और एक ऐसे हो जाएगी, यानी कि क्रॉस के अंदर तो एक ही समय में यानी कि एक ही खेत के अंदर दो तरह की फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी। फसल काटने के लिए यानी कि जो आपके एक ही समय के अंदर आड़ी व तिरछी हल रेखा से यानी कि जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जो कि हमें दोहरी खेती के यानी कि दोहरी फसल के यानी कि एक तरह से प्रमाण देते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोहरी यानी कि एक ही समय के अंदर दोहरी खेती के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो हमें प्राप्त होते हैं कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था से। फसल काटने के लिए लकड़ी पर लगे तांबे के हाशिए व पत्थर के पलक का प्रयोग होता था। कि फसल किससे करते थे, तो हाशिए से करते थे। हाशिया किसका बनाता था, तांबे का हाशिया होता था, और पत्थर के क्या होते थे, आपके पत्थर के फलक होते थे। तो इसी के साथ साथ इनका ये कृषि कार्य हुआ मुख्य रूप से, यानी कि पशुओं को भी ये पाला करते थे। अब बात करते हैं इनके अपन शिल्प की या उद्योग व्यवसाय की। तो उद्योग व्यवसाय को इन्होंने तीन भागों में बांटा है। उद्योग व्यवसाय को कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में। एक हो गया आपका धातु उद्योग, एक हो जाएगा मृदभांड उद्योग यानी कि मिट्टी के बर्तन का, और एक हो जाएगा कौन सा, वस्त्र उद्योग। तो धातु उद्योग की बात करें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता कांस्य युगीन है। सिंधु सरस्वती सभ्यता कैसी आपके कांस्य युगीन है, वे कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता कांस्य युगीन है, वे कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। यहाँ से उत्खनन में तांबे व कांसे से निर्मित, यहाँ से उत्खनन में तांबे व कांसे से निर्मित कलाकृतियां मिली है।
ताम्र उपकरणों में मछली पकड़ने के लिए कांटे, आरियां, तलवारें, दर्पण, छेनी, चाकू, भालाग्र, बर्तन आदि हमको देखने को मिलते हैं। मनके से बने आभूषण इस सभ्यता की कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। ये मनके सोने, चांदी, तांबे, पीली मिट्टी, सेलखड़ी, कीमती पत्थर, सीपी, शंख आदि के बनाए जाते थे। और ये यानी कि एक तरह से अपने को इनके जो कारखाने मिले हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, चंदोड़ व लोथल से। तो इनका धातु उद्योग हो गया। उसी के साथ साथ अपन बात करते हैं इनके मृदभांड की, तो लोग मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से भी परिचित थे कि सिंधु सिविलाइजेशन के अंतर्गत यानी कि लोग मिट्टी के बर्तन यानी कि मृदभांड भी बनाते थे। उसी के साथ साथ बात करें अपन इनके वस्त्र उद्योग की, तो वस्त्र उद्योग के अंदर भी यानी कि एक तरह से बात करें अपन तो सभ्यता का सबसे प्रमुख यानी कि उद्योग था वो कौन सा था, आपका वस्त्र उद्योग था। कपास की खेती के वे वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं और कताई बुनाई के लिए तकलियां व तकवे भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ साथ अपन कह सकते हैं यहाँ पर यानी कि एक तरह से उद्योग व्यवसाय हो गया। उद्योग व्यवसाय के अंदर हमको यानी कि मुख्य चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वो करेंगे इसके व्यापार व वाणिज्य की, कि व्यापार और वाणिज्य है उसके बारे में यानी कि एक तरह से हमको क्या जानकारियाँ मिलती है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के निवासियों ने उद्योग धंधों के साथ साथ व्यापार में भी रुचि ली। सिंधु सरस्वती सभ्यता के निवासियों ने उद्योग धंधों के साथ साथ व्यापार में भी रुचि ली। इस समय आंतरिक एवं विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में था। यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के निवासियों ने उद्योग धंधों के साथ साथ व्यापार में भी रुचि ली है। इस समय आंतरिक व विदेशी व्यापार यानी कि आंतरिक भी और विदेशी भी दोनों ही व्यापार उन्नत अवस्था में था। व्यापार की जाने वाली वस्तुओं में ताम्र, खनिज, रत्न, उपरत्न एवं धातु निर्मित सामग्री, पात्र, उपकरण, आभूषण आदि प्रमुख थे। कुछ प्रमुख सामग्रियां हैं जो यानी कि एक तरह से आयात की जाती थी। तांबा है वो राजस्थान के गणेश्वर से, सोना है वो यानी कि एक तरह से आपके मैसूर से, चांदी है वो ईरान व अफगानिस्तान से, और कीमती पत्थर है वो गुजरात व महाराष्ट्र से मंगाए जाते थे। तो इसी प्रकार से ये अपन ने देखा यहाँ पर आज कि सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसकी आर्थिक यानी कि उपलब्धियां हैं उनको अपन ने यहाँ पर देखा। अब बात करते हैं अपन व्यापारिक संबंध कि यानी कि एक तरह से सिंधु सिविलाइजेशन के दूसरे देशों के साथ में क्या संबंध थे। तो इस सभ्यता के मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे जिसकी अपने को जानकारी मिलती है कैसे कि मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के मध्य व्यापार के अभिलेखीय साक्ष्य भी मिलते हैं। यानी कि हमको अभिलेख मिले हैं। मेसोपोटामिया से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें सिंधु वासियों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो काफी खास है ये मेलुहा शब्द कि पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें हमारे जो सिंधु वासी थे उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो शब्द था कौन सा, मेलुहा शब्द। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सभ्यता की लगभग 24 मोहरें हमको मिली है। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सभ्यता की लगभग 24 मोहरें हैं वो हमको मिली है। वहीं लोथल से एक बटन के समान गोलाकार मोहर मिली है। ऐसी मोहर भारी द्वीप, फारस और मेसोपोटामिया के उपनगर से भी हमको देखने को मिलती है। इस यानी कि सिंधु सभ्यता की जो सभ्यता है, इस सभ्यता की अगर समृद्धि की हम बात करें तो समृद्धि का जो प्रमुख कारण था वो था उसका विदेशी व्यापार ही था। यानी कि इस सभ्यता की समृद्धि का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, उसका विदेशी व्यापारी था। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसकी आर्थिक उपलब्धियां की किन किन क्षेत्रों में उन्होंने आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त की है, आर्थिक जीवन यानी उनका एक तरह से इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी, वहीं आपका उनके ट्रेड रिलेशन कैसे थे, व्यापारिक संबंध कैसे थे। तो वहां पर अपन ने देखा कि यानी कि एक तरह से सबसे पहले कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है वो अत्यंत विकसित अवस्था में था, काफी यानी कि डेवलप था। वो आर्थिक जीवन के जो प्रमुख आधार के अंदर कृषि आता था, पशुपालन, आपके शिल्प और व्यापार यानी कि प्रमुख थे। इस सभ्यता के लोग हैं वो घोड़े से भी परिचित थे। सूरकोटड़ा व रणकुंडे से यानी कि हमको क्या मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले। वहीं अपने को घोड़े की लोथल और रंगपुर है वहां से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली है। वहीं अपने को सरस्वती नदी के तट पर यानी कि आपकी जो वीएस वाकण सर है उन्होंने कहा है कि घोड़े की यानी कि एक तरह से काफी उनको अस्थियां भी देखने को मिली है। कृषि का कार्य है तो कृषि के कार्य में अपन कहेंगे यानी काफी मुख्य फसलें हैं जो उगाते थे, लेकिन कालीबंगा से अपने को यानी कि आडी व तिरछी हल रेखाओं से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं जो कि धोरी खेती के यानी कि साक्ष्य देते हैं कि एक ही समय में एक ही खेत के अंदर दो तरह की फसलें वो उगाते थे। उसी के साथ साथ अपन बात करें यहाँ पर उद्योग व्यवसाय, तो उद्योग व्यवसाय को भी अपन ने 3 भागों में इन्होंने बांटा। एक यानी कि धातु से संबंधित उद्योग उनका था, वहीं यानी कि मर्दभांड उद्योग यानी कि मिट्टी के बर्तन भी उनको बनाने आते थे। वहीं आपके वस्त्र उद्योग यानी कि एक तरह से वो वस्त्रों की भी सिलाई करते थे जिसके अंतर्गत यानी कि कताई बुनाई के लिए तकलिया व तकवे भी यानी कि प्रमुख थे। व्यापार और वाणिज्य जो अपन ने यहाँ पर पढ़ा, तो व्यापार और वाणिज्य में अपन देखा कि आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों ही यानी कि काफी उन्नत अवस्था में थे। आयात सामग्री के अंदर आपका तांबा, सोना, चांदी, कीमती पत्थर, तांबा राजस्थान के गणेश्वर से, सोना मैसूर से, चांदी ईरान व अफगानिस्तान से, वहीं कीमती पत्थर गुजरात व महाराष्ट्र से यानी कि मंगाए जाते थे।
व्यापारिक संबंध की यानी कि एक तरह से अपन रिलेशन की बात करें तो यानी अपन देखा कि मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के काफी अच्छे यानी कि संबंध थे। इसके बारे में हमको जानकारी है वो अभिलेखीय साक्ष्यों से मिलते हैं, क्योंकि हमको एक अभिलेख मिला है जिसमें सिंधु वासियों के लिए मेलुहा शब्द का यानी कि यहाँ पे प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सभ्यता की लगभग 24 मोहरें हमको मिली है। लोथल से एक बटन के समान गोलाकार मोहर मिली और ऐसी मोहरें हमको यानी कि भारी द्वीप में फारस और मेसोपोटामिया के उपनगर से भी हमको देखने को मिलती है। सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण उसका विदेशी व्यापार ही था। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज अपन भाग 21 है, उसके अंदर सिर्फ इनकी आर्थिक उपलब्धियां या आर्थिक जीवन ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका भाग 22 है, जिसके अंतर्गत इनका सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन जो बचा है वो अपन कंप्लीट करेंगे भाग 22 के अंदर। उसी के साथ साथ आपके यानी कि भाग 22 के साथ में सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कि जो भारत का वैभवपूर्ण अतीत था, फर्स्ट कंटेंट अपन ने पढ़ा था कि भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो वहां पर भी अपन को दो भागों में विभाजित किया था, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, जो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में नया अपन ने कंटेंट स्टार्ट किया था सिंधु सरस्वती सभ्यता, वो उसके भी अपने काफी पार्ट हो चुके हैं। अब लास्ट जो आपका पार्ट होगा, ये सेकंड लास्ट है, अब लास्ट पार्ट होगा वो होगा भाग 22। उसके बाद में यानी कि भाग 23, जिसके अंदर इस चैप्टर का एक लास्ट कंटेंट बचेगा, वो होगा आपका वैदिक युग। उस वैदिक युग को अपन पढ़ेंगे, वैदिक युग से लेकर के महाजनपद काल वो अपन पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर होगा वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है।